हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 18 जून या 18 जून के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 42 से यहाँ पर 20 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 42 से यहाँ पर 20 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 64 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि 42 से यहाँ पर 20 कैसे बना है। तो यहां पर देखिए 42 से यहां पर 20 बनाने के लिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो इस 42 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 42 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर कितना आएगा 21 है। अब 21 से 20 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 21 में से -1 करके यहां पर लिखा गया है 20। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 20 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 64 के अंदर और इस 64 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 64 को हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। यदि हम 64 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 32 और इस 32 में से हम क्या कर देंगे 1 को कम कर देंगे। तो 32 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 31। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 31। अब हमें देखना है कि संख्या 31 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 31 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में ABOUT को 12632 लिखा जाता है तो उसी भाषा में GRACE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि ABOUT इसको 12632 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ABOUT को यहां पर 12632 लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि GRACE को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ABOUT
इसको 12632 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर है, उसके बाद में है बी आता है 2 नंबर पर है, उसके बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर है, उसके बाद में है यू आता है 21 नंबर पर है, उसके बाद में है टी आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है इस संख्या का, यहाँ पर इसके अंदर जो सिंगल संख्या है उसको लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, और जो डबल संख्याओं से मिलकर बनी है संख्या उसकी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर एक संख्या की गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 को लिखा गया है ऐसे कैसे, उसके बाद में 2 को भी ऐसे कैसे लिखा गया है, उसके बाद में 15। ठीक है मेरे भाई, 15 दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो 1 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 6। इसी प्रकार से देखिए 21 भी दो संख्याओं से मिलकर बना है, तो 2 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 3। उसी प्रकार से देखिए 20 मिलकर बना है 2 और 0 से, तो 0 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2। यानी कि ABOUT इसको लिखा गया है 12632 इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि GRACE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जी का नंबरिंग करेंगे। तो मेरे भाई जी आता है कितने नंबर पर, 7 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है आर आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ए, तो यहां पर हम लिखेंगे ए आता है 1 नंबर पर है। ए के बाद में है सी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। और लास्ट में है ई आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए 7 क्या है, सिंगल संख्या है, तो इसको लिख देंगे 7 ऐसे कैसे। उसके बाद में क्या है 18 की मेरे भाई दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 8 मिलकर बन जाएगा 9। फिर क्या है 1, तो यहां पर देखिए आगे 1 है तो 1 को लिख देंगे ऐसे कैसे। फिर क्या है 3, तो मेरे भाई यहां पर इसके बाद में लिख देंगे 3, और लास्ट में क्या है 5, तो यहां पर हम लिख देंगे 5। यानी कि GRACE इसको लिखा जाएगा 79135। अब हमें देखना है कि 79135 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 79135 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, सरीसृप और सांप इन शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। यदि आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो आप वेन डायग्राम आसानी से तैयार कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है वेन डायग्राम तैयार करना है। यहां पर देखिए पहला शब्द है पक्षी, उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द है सरीसृप और तीसरा शब्द है सांप। हम यहां पर क्या करेंगे इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्या पक्षी और सरीसृप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पक्षी और सरीसृप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे सरीसृप और सांप के बीच में, तो क्या सरीसृप और सांप के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर सरीसृप और सांप के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो मेरे भाई जो सांप है ये आता है सरीसृप वर्ग के अंदर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और सांप के बीच में। क्या पक्षी और सांप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पक्षी और सांप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इतना आपको पता चल गया। अब वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई
पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? पक्षी के लिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पहला आरेख हो गया किसके लिए? पक्षी के लिए। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर देखिए दूसरा शब्द है सरीसृप। अब आपको पता है कि सरीसृप का संबंध पक्षी के साथ में नहीं है, लेकिन सांप के साथ में है। क्या संबंध है? तो मेरे भाई जो सांप है ये किसके अंदर आता है? सरीसृप के अंदर आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? सरीसृप के अंदर है। और सांप है ये किसके अंदर आता है? सरीसृप के अंदर आता है। तो मेरे भाई सांप का आरेख आ जाएगा किसके अंदर है? सरीसृप के आरेख के अंदर है। यानी कि पक्षी, सरीसृप और सांप, इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का आश्चर्य गुणे से है, बी का आश्चर्य भाग से है, सी का आश्चर्य प्लस से है और डी का आश्चर्य माइनस से है, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने जो ये वाली समीकरण दी गई है, इस समीकरण को ध्यान से देखना है और इसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं और उन सभी अल्फाबेट लेटर का अर्थ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो अर्थ आपको इस समीकरण के अंदर रखना है। और जो नया समीकरण बनेगा उसको सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले प्रश्न में बोला गया है कि ए का आश्चर्य है गुणे से, तो मेरे भाई ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि बी का आश्चर्य भाग से, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई? भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे बोला गया है कि सी का आश्चर्य है जोड़ से, यानी कि प्लस से है, तो सी के स्थान पर हम प्लस कर देंगे। फिर देखिए आगे बोला गया है कि डी का आश्चर्य है माइनस से, तो मेरे भाई डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम बनाएंगे नया समीकरण है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8 है, उसके बाद में ए का अर्थ है गुणा, उसके बाद में 3 है, फिर सी का अर्थ है प्लस, यहाँ पर कर देंगे प्लस है, उसके बाद में 24 यहाँ पर लिख देंगे 24 है, फिर बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर कर देंगे भाग, उसके बाद में 12 यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर डी का अर्थ है माइनस, यहाँ पर कर देंगे माइनस, और उसके बाद में है 19 है। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई इस समीकरण के अंदर हम सोल्व करेंगे सबसे पहले भाग को, यानी कि 12 का भाग देंगे 24 में, तो ये चला जाएगा 12 दूना के
24। और यहाँ पर फर्स्ट में क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 8 गुणा में 3, उसके बाद में प्लस, फिर लास्ट में बच रहा है माइनस का 19। मेरे भाई भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 8 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 3 24। उसके बाद में क्या है, प्लस, प्लस का है 2, उसके बाद में माइनस 19। अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे तो 24 और 2 मिलकर बन जाएगा 26। और यहाँ पर लास्ट में बच रहा है क्या, माइनस का 19। तो 26 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 19 कर देंगे। तो 26 में से माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 7। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को या तो सोल्व करते हैं हम कैसे, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करते हैं रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई देखिए जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, समझना इस टाइप के प्रश्न को आपको क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या में दी गई है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो मेरे भाई इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो उससे पहले यहां पर देखिए एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को कॉलम के अंदर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में यहां पर 84 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर 84 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 84 के जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 6। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 15 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो 15 और 6 मिलकर बन जाएगा 21। और इस 21 को यदि हम क्या करें, 4 के साथ में गुणा कर दें तो 21 चौका हो जाएगा 84। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 84 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहां पर 152 इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से 152 के पास में भी कितनी संख्या है, ऊपर दो संख्या है, पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या है 8। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 30 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 30 और 8 मिलकर बन जाएगा 38। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 38 का भी 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 38 को 4 के साथ में गुणा करेंगे तो यहां पर संख्या आ जाएगी 152। और ध्यान से देखिए संख्या 152 यहां पर आप सभी के सामने दी गई है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे कहां पर है, मेरे भाई इस तीसरे कॉलम के अंदर है और तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से इस प्रश्न चिन्ह वाली लाइन में भी देखिए प्रश्न चिन्ह के पास कितनी संख्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 5। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 20 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर बन जाएगा 25 है। अब सभी का 4 के साथ में गुणा किया गया है तो इस 25 का भी हम क्या कर देंगे, 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 25 चौका 100। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 100। और ध्यान से देखिए संख्या 100 हमें दी गई है ऑप्शन
ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है रावतभाटा में, ऑप्शन सी है तारापुर में और ऑप्शन डी है बेंगलोर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है एनीमिया और ऑप्शन डी है बेरी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल है, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन सी है मैलिक अम्ल है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube
यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सवाई मानसिंह ने, ऑप्शन बी है राजा जयसिंह ने, ऑप्शन सी है सवाई प्रताप सिंह ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप अपनी तैयारी को आजमाना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो मेरे भाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए हमने बिल्कुल फ्री रखा है। तो जो भी अभ्यर्थी ये मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो हमारे मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और इस यूट्यूब चैनल पर अपनी तैयारी को आजमा सकता है, क्योंकि उस चैनल पर रोजाना सुबह 9:15 पर मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रपति कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1947 को, ऑप्शन बी है वर्ष 1950 को, ऑप्शन सी है वर्ष 1952 को और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था वर्ष 1950 को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है एमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर के द्वारा और ऑप्शन डी है ओडोमीटर के द्वारा। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 को,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 42 को और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है संक्रमण को रोकना, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बनाना और ऑप्शन डी है पोषण देना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखना रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है खनिज। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था वर्ष 2010 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट
और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।